नमस्कार। कक्षा 11 के व्यावसायिक संगठन में आज बात करते हैं व्यवसाय अध्ययन में आज बात करते हैं दूसरा चैप्टर व्यवसायिक स्वामित्व के प्रारूप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप। पहले बात करते हैं अर्थ, लक्षण व स्वरूप की। साधारण भाषा में व्यवसायिक स्वरूप का अर्थ व्यावसायिक संस्था के से होता है जो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया जाता है। व्यवसाय के स्वामित्व का अर्थ व्यवसाय का स्वामी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार भी हो सकती है। पृथक इसका लक्षण है पृथक अस्तित्व होगा इसका, यानी कि प्रत्येक व्यवसायिक संस्था की एक स्वतंत्र इकाई के रूप में होती है और इसका अस्तित्व अन्य संस्थाओं से पूर्णतः अलग होता है। पृथक स्वामित्व होगा, इसका स्वामित्व भी अलग अलग होगा, अलग व्यक्ति के पास जिस व्यक्ति ने पूंजी लगाई है वही उसका स्वामी होगा। स्वतंत्र प्रबंध एवं नियंत्रण भी अलग, एक जो व्यक्ति पैसे लगा रहा होगा वही इसका नियंत्रण व प्रबंध करेगा। स्वतंत्र कार्य प्रणाली होगी इसकी और पृथक जोखिम होगा, यानी कि जोखिम भी प्रत्येक व्यापारी संस्था का अपना अपना अलग होगा। स्वामित्व के विभिन्न स्वरूप हमने इस प्रकार से जान सकते हैं। ये 3 प्रकार से हो सकते हैं: निजी उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम और मिश्रित उपक्रम। निजी उपक्रम को भी हम 3 विभाजित कर सकते हैं, गैर निर्गमित में और निर्गमित में। गैर निर्गमित और निर्गमित। गैर निर्गमित में हम 4 प्रकार के उपक्रम देख सकते हैं: एकल स्वामित्व, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, संयुक्त साहस। निर्गमित में संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, सहकारी समितियां। यहाँ निर्गमित और गैर निर्गमित से तात्पर्य है जब पूंजी गैर निर्गमित स्थिति होती है, पूंजी छोटी मात्रा में होती है और एक व्यक्ति द्वारा ही या कुछ व्यक्तियों द्वारा ही लगाई जाती है, यानी कि जनता के हाथों में अंश उस पूंजी को अंशों में विभाजित नहीं किया जाता है और जनता को उसको निर्गमित नहीं किया जाता है, तो उसको कहते हैं गैर निर्गमित। निर्गमित का मतलब है पूंजी एक बहुत बड़ी मात्रा में होती है, उसको छोटे अंशों में विभाजित कर दिया जाता है और फिर वो जनता के हाथों बेची जाती है, जनता उसमें पैसा निवेश करती है। इस तरह से ये कहलाता है निर्गमित। अब बात करते हैं सार्वजनिक उपक्रम की। सार्वजनिक उपक्रम भी 2 प्रकार के होते हैं, गैर निर्गमित और निर्गमित। गैर निर्गमित उपक्रम के हैं जैसे विभागीय संगठन, यानी कि जिसमें अंश इशू नहीं किए जाते हैं, पूंजी को अंशों में विभाजित नहीं किया जाता और उसका वो निर्गमित भी नहीं किए जाते। तो ऐसे होते हैं विभागीय संगठन या बोर्ड संगठन। और निर्गमित में होते हैं सार्वजनिक निगम, सरकारी विभागीय संगठन और सरकारी कंपनियां। तीसरा प्रकार होता है मिश्रित उपक्रम, मिक्स्ड एंटरप्राइजेज। अब बात करते हैं, इनको डिटेल से समझते हैं। निजी उपक्रम इस प्रकार के व्यवसाय के रूप में व्यवसाय का स्वामित्व निजी क्षेत्र के अर्थात जनता के हाथों में होता है। यह 2 प्रकार का हो सकता है, यानी कि जो व्यवसाय का स्वरूप है ये वाला, इसमें क्या होगा, निजी सरकार जो अपना व्यक्ति अपना पैसा लगाएगा, अपना व्यवसाय शुरू करेगा और उसको अपना ही सभी काम जनता के, यानी जनता अपने आप व्यवसाय करेगी, अपने पूंजी लगाएगी और व्यवसाय को संचालित करेगी, प्रबंधित करेगी। ऐसे कहलाते हैं निजी उपक्रम। जैसे कि मान लो एक उदाहरण ले सकते हैं, दुकान या कुछ अन्य संस्थाएं जैसे कि सेवाएं देने वाली भी संस्थाएं, वो सारी निजी उपक्रम में आती हैं। अब इसमें भी जैसे बात करी हमने गैर निर्गमित उपक्रम और निर्गमित उपक्रम। गैर निर्गमित उपक्रम ऐसे उपक्रम जिसमें पूंजी व्यक्तियों द्वारा लगाई जाती है, यानी कि जो व्यक्ति उसको प्रारंभ कर रहा है, उस व्यवसाय को आरंभ कर रहा है, प्रबंध कर रहा है, वही उसमें व्यक्ति में पूंजी उसी व्यक्ति की लगी होगी। ऐसे को कहते हैं गैर निर्गमित उपक्रम। जैसे एकल स्वामित्व का संयुक्त हिंदू परिवार। एकल स्वामित्व से मतलब जैसे दुकानदार जैसे दुकानें खोली हुई हैं, ये सारी एकल स्वामित्व के रूप में हैं, जहाँ पर स्वामी कुल एक ही व्यक्ति है। इसी तरह संयुक्त हिंदू परिवार, जैसे आपने देखा होगा प्यारेलाल एंड सन्स, प्यारेलाल एंड ब्रदर्स, इस तरह की अगर संस्था कोई खोली हुई है तो वो संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के रूप में कार्य कर रही होगी। दूसरा है, यानी कि एक ही परिवार की उसमें सारी पूंजी लगी होगी और एक ही परिवार उसमें संचालन कर रहा होगा उसका। दूसरा है साझेदारी, यानी कुछ व्यक्ति मिलकर एक कोई व्यवसाय आरंभ करते हैं तो वो कहलाती है साझेदारी।
इसी तरह लास्ट है संयुक्त साझ, यानी कि जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति स्वामी और एजेंट के रूप में कार्य करते हैं तो वह कहलाता है संयुक्त साझ, जॉइंट वेंचर। अब बात करते हैं निर्मित उपक्रम, यानी कि ऐसे उपक्रम में पूंजी अंशों में विभाजित होती है, बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी होती है और उसको अंशों में विभाजित कर दिया जाता है। यानी कि मान लो जैसे कि 1 लाख के 1,000 रुपये वाले 1 लाख शेयर 1 लाख शेयर हो गए तो 10 लाख की पूंजी हो गई। ऐसी इसका मतलब इसी तरह तो बड़ी पूंजी को आज छोटे छोटे अंशों में विभाजित कर दिया जाता है तथा जनता को इसको निर्मित किया जाता है, यानी जनता को उसको आमंत्रित किया जाता है अपने कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए। जनता इसमें पैसा ऐसे स्वरूप में विनियोग के रूप में करती है, यानी कि पैसा अपने जो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, फालतू पैसा होता है, वो उसको उनमें इन्वेस्ट कर देती है और जब उनके उस कंपनी के शेयर बढ़ते हैं तो वो उनको शेयरों को बेचकर लाभ कमा लेती है। ऐसी इनके उदाहरण हम कह सकते हैं संयुक्त पूंजी वाली कंपनी व सहकारी समितियाँ। जैसे संयुक्त पूंजी वाली कंपनी जैसे तुम जानते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज हमने है, भारतीय इंडस्ट्रीज लिमिटेड है या BS इस तरह की कंपनियाँ जो मतलब टाटा इंडस्ट्री लिमिटेड है, टाटा केमिकल लिमिटेड है, इस तरह की कंपनियां ही संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां कहलाती हैं। अब बात करते हैं सहकारी समितियों की। सहकारी समितियों में यानी कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर पूंजी को एकत्रित करते हैं, पूंजी को छोटे छोटे अंशों में विभाजित कर लें तो आपस में ही उन शेयरों को खरीद लेते हैं, यानी शेयरों में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे व्यवसाय करते हैं। अब यहाँ वो जनता को निर्मित नहीं करके, जनता के हाथ में निर्मित ना करके अपने ही व्यक्तियों के कुछ व्यक्तियों के जो उस सहकारी समिति के सदस्य हैं उनको ही अंश निर्मित कर देते हैं और अब पूंजी को एकत्रित करके व्यवसाय का आरंभ करते हैं, संचालन करते हैं। ऐसी को कहते हैं सहकारी समितियाँ। इसके बाद जैसे कि अमूल है, इस तरह की सहकारी समितियाँ कहलाती हैं। इसके बाद सार्वजनिक उपक्रम, ऐसे उपक्रम सरकार द्वारा निर्मित होते हैं, प्रबंधित होते हैं, यानी उनका प्रबंध किया जाता है, संचालित किए जाते हैं और नियंत्रित किया जाता है। यानी कि पूरी तरह से सरकार अगर किसी व्यवसाय को निर्मित कर रही है, यानी कि निर्माण कर रही है, उसका प्रबंध कर रही है, उसका संचालन कर रही है या नियंत्रण कर रही है तो वो सारे उपक्रम सार्वजनिक उपक्रम कराते हैं। जैसे कि अब इसमें भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, गैर निर्मित यानी जिसमें अंशों का निर्माण ना किया जाए, जैसे विभागीय संगठन, जैसे आगरा विकास प्राधिकरण है, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण है, तो ये विभागीय संगठन के रूप में उपक्रम है, सरकारी उपक्रम। इसी तरह बोर्ड संगठन, यहाँ पर ऐसी कंपनियों में क्या होगा, ऐसे उपक्रमों में जो प्रबंध का संगठन है वो सरकार द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है, मनोनीत कर दिया जाता है और वो ही संगठन ये उस बोर्ड है बनाया गया है, जो बोर्ड के सदस्य होते हैं वो ही उस व्यवसाय का संचालन और प्रबंध करते हैं। इसके बाद निर्मित उपक्रम से मतलब है जहाँ पर शेयर या अंश को निर्मित किया जाता है, तो ऐसे उपक्रमों को हम कहते हैं निर्मित उपक्रम। जैसे सार्वजनिक निगम, सरकारी विभाग संगठन, सरकारी कंपनियाँ। सार्वजनिक निगम जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या उत्तर प्रदेश आवास विकास निगम परिषद आदि, ये उसके सार्वजनिक निगम के उदाहरण हैं। जिसकी स्थापना लोकसभा अथवा राज्यसभा में विशेष कानून के द्वारा की जाती है, वो कहलाते हैं सार्वजनिक निगम। सरकारी विभागीय संगठन, यानी कि किसी मंत्रालय के अगर कोई व्यवसाय या उपक्रम को स्थापित किया जाता है तो वह कहलाता है सार्वजनिक विभागीय संगठन। जैसे कि रक्षा विभाग के अंतर्गत कोई रक्षा विभाग मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत किसी फैक्ट्री की स्थापना की गई है, उसका संचालन किया जा रहा है तो वो कहलाएगा सरकारी विभागीय संगठन। इसी तरह सरकारी कंपनियाँ ऐसी जिसका प्रदत्त यानी कुल पूंजी जो उसके उपक्रम की कुल पूंजी है उसमें अगर 51% भाग सरकार का है, यानी कि कुल पूंजी में 51% पूंजी सरकार के पास है, यानी सरकार उसकी अधिग्रहण कर रखा है, सरकार उसकी मालिक है, तो ऐसी स्थिति को हम सरकारी कंपनियां कहते हैं। ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास अलग अलग या संयुक्त रूप से हो सकती है। ऐसी कंपनियों को कहते हैं हम सरकारी कंपनियां। जैसे कि भेल है, NTPC है, इस तरह की उपक्रम को हम सरकारी कंपनियां कह सकते हैं। इसके बाद मिश्रित उपक्रम, जो उपक्रम ना तो पूर्ण रूप से निजी हों ना ही सार्वजनिक, यानी कि निजी इसमें
ऐसे उपक्रम जो पूर्ण रूप से निजी है ना, मिश्रित उपक्रम कहलाते हैं। इसमें ना तो पूरी तरह इसमें सरकार व निजी व्यक्ति अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसी संस्थाएं जैसे हिंदुस्तानी शिपयार्ड, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, यानी कि सरकार उसमें कुछ चीज़ों का सरकार पे, जैसे सरकार ने ज़मीन सरकार उसके लिए ज़मीन दे दी और दूसरी व्यवस्थाएं कर दी, और किसी प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति ने, किसी अन्य कंपनी ने उसके वहाँ पर अपनी फैक्ट्री का निर्माण कर लिया। इस तरह से ये कार्य होता है, यानी कि सरकार इसके अंदर प्रबंध नहीं करती, बल्कि सरकार उसको सहायता मुहैया कर देती है, या उसको ज़मीन उपलब्ध करा दी, या अन्य साधन उसको उपलब्ध करा दिए, जिससे कि वो अपना इस कार्य को कर सके। ये कहलाती है मिश्रित उपक्रम। अब बात करते हैं, सबसे पहला प्रकार था एकल स्वामित्व का अर्थ व परिभाषा क्या कह सकते हैं। एकाकी व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसमें एक व्यक्ति व्यापार आरंभ करता है, उसका संचालन करता है तथा लाभ और हानि को स्वयं ही वहन करता है। ऐसे स्वामी को हम एकल स्वामी या व्यक्तिगत व्यवस्थापक भी कहते हैं। अब इसमें कुछ परिभाषा दी है, वो समझने की कोशिश कीजिए। किम्बालन ने कहा है इस संबंध में, एकाकी व्यापार वह है जो अपने देश के सामान्य नियमों तथा विशिष्ट नियमों जो उसके व्यवसाय को प्रभावित करने वाले हों के अंतर्गत अपने व्यवसाय से संबंधित सभी बातों में सर्वोच्च अधिकारी होता है। यानी किम्बालन क्या कहते हैं, एकाकी व्यापार जो है जो अपने देश के कानून के अनुसार व्यवसाय करे और उसके सारे नियमों का पालन करते हुए, सभी नियमों का पालन करते हुए अपने व्यवसाय का वो सर्वोच्च अधिकारी होता है। यानी कि सभी निर्णय उसी व्यक्ति को लेने होते हैं, एकल व्यापारी को, वो कहलाता है एकाकी व्यापार। इसके बाद एक LH हेने ने भी इस संबंध में एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार एकाकी व्यवसाय संगठन का वह स्वरूप है जिसका स्वामी एक व्यक्ति होता है जो उसके समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, उसकी क्रियाओं का संचालन करता है तथा व्यवसाय की असफलता से उत्पन्न जोखिम अपने कंधों पर लेता है। यानी अगर उसमें कोई लॉस या हानि होती है तो ऐसी स्थिति में जोखिम उसी व्यक्ति का होगा, किसी अन्य व्यक्ति को वो वहन नहीं करना होगा। इसी तरह लाभ भी वो केवल अकेला ही वही लाभ का अधिकारी वही होगा केवल। तो हम इसका आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं या बता सकते हैं, ये कह सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, उपरोक्त अर्थ एवं परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा स्थापित व्यवसाय जिसमें एकल स्वामित्व हो, यानी कि एक व्यक्ति का स्वामित्व हो, असीमित दायित्व, यानी कि अगर हानि की स्थिति होती है, व्यापार में हानि होती है, तो उसका जो भी उसमें हानि की स्थिति में जो भी उसका उत्तरदायित्व होगा वो उसको अपनी निजी संपत्ति के उन लेनदार उनका भुगतान करने के लिए उसे निजी संपत्ति का भी प्रयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने व्यवसाय आरंभ किया और उसमें हानि हो जाती है, तो जो लेनदार हैं आपसे, जिनको पैसा आपसे लेना है, वो आपकी संपत्ति को बेचकर भी, जो आपकी अलग से संपत्ति, मान लीजिए आपका एक मकान भी है, तो उस मकान को बेचकर आपको जो जिन व्यक्तियों को पैसा देना है उनको देना पड़ेगा। यही कहलाता है असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि आपने जो पैसा लगाया व्यापार में वो डूब गया, वो तो अलग बात है, वो तो आपका नुकसान है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पैसा देना है तो आपको अपनी संपत्ति में से उस संपत्ति को बेचकर भी वो पैसा चुकाना होगा। ये कहलाता है असीमित दायित्व। ठीक, इसके सीमित कार्यक्षेत्र, इसमें कार्यक्षेत्र सीमित होगा, यानी कि जितना छोटे से व्यवसाय के रूप में ये कार्य हो सकता है, छोटा सा व्यवसाय क्षेत्र होगा इसमें, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र में इसमें, क्योंकि पूंजी की सीमित मात्रा होगी, पूंजी एक व्यक्ति अगर पूंजी लगाएगा तो वो छोटी मात्रा में ही होगी, इसलिए इसका जो होगा क्षेत्र जो होगा वो छोटा ही होगा, यानी कि छोटी जगह पर ही इसका ऐसा व्यवसाय होगा। ऐच्छिक आरंभ और अंत होगा, यानी कि आरंभ वो अपनी व्यक्ति अपनी जो व्यापारी है वो अपनी इच्छा से इसका आरंभ कर सकता है और अंत कर सकता है। व्यवसाय का चुनाव में उसको स्वतंत्रता होती है, यानी कि वो जिसमें उसकी रुचि होती है वही चुनाव उसके अनुसार ही व्यवसाय वो करता है। पूंजी लाभ हानि पर उसका एकाधिकार होता है, यानी कि पूंजी भी वो देगा, लाभ हानि पर भी केवल उसी का अधिकार होगा, किसी एक व्यक्ति का ही होता है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं एकाकी स्वामित्व वाला व्यवसाय। धन्यवाद, नमस्कार।